तकरीबन 1 घंटे के सफर के बाद टोबो ने कहा, मेरा ख्याल है शिकार शुरू कर देना चाहिए मास्टर। ठीक ख्याल है टोबो। हमारे अकब में प्रोफेसर हेगले हमारी बातें सुन रहा था। जब हम चुप हुए तो उसने कहा, अगर ये बात है तो दूसरे लोगों को इत्तला कर दो, शिकार शुरू कर दिया जाए। किस तरह प्रोफेसर? ओह देखो, शायद यहाँ और भी तजुर्बेकार शिकारी मौजूद हैं। गाड़ियाँ रुक रही हैं, जगह भी मुनासिब है। टोबो ने कहा। सारी गाड़ियाँ एक जगह रुकी, फिर उन्होंने कैंप सा बना लिया। टोबो ने भी अपनी गाड़ी उनके बराबर में रोक दी। तमाम लोग नीचे उतर रहे थे। डैडी, मैं भी शॉटगन से परिंदों का शिकार खेलूंगी। बाबरा ने अपने बाप से कहा। ओह बेबी, तुम्हारे पास शॉटगन मौजूद है? हाँ, तब ठीक है, पहले इन लोगों को प्रोग्राम बना लेने दो। ओके डैडी। तमाम बड़ों ने मीटिंग की। भला सियाफ आमों के शिकार खेलने की क्या तुक थी? हाँ, वो शिकार को ज़िबा कर सकते थे, उसे पका सकते थे। यहाँ एक से एक बड़ा शिकारी था। खुद नवाब साहब भी इस वक्त मुझे भूल गए थे। कौसर उनके साथ ही थी। शिकारी शिकार खेलने चल पड़े। हमें यहीं रहना था। मुश्किल है मास्टर। अचानक टोबो बोला, क्या मतलब? इत्तेफाक ही है जो ये लोग शिकार में हैं। क्यों? अफ्रीका के इन इलाकों में शिकार खेलने का तरीका ही दूसरा है। वो क्या? झाड़ियों का इलाका है ना, अव्वल तो शिकार नजर ही मुश्किल से आएगा। जानवर भी चालाक होते हैं, वो अपने रंग से फ़ायदा उठाते हैं। शिकार अगर सिर्फ झाड़ियों में तलाश किया जाए तो बेहतर है, या फिर पानी के किनारे जहाँ वो खुला नजर आ सकता है। ठीक है टोबो, मैं भी तुम्हारी तरह मुलाजिम हूँ, इन लोगों को शिकार खेलने दो। टोबो गर्दन हिलाकर खामोश हो गया। मैं थोड़ी देर तक उसके साथ रहा, फिर टहलता हुआ उस तरफ निकल गया जहाँ बाबरा अपने बाप के साथ जा रही थी। मेरा रुख भी अपनी तरफ देखकर हेगले रुक गया। आओ जवान, क्या तुम्हें भी शिकार से दिलचस्पी है? थोड़ी सी जनाब, लेकिन आप अपने साथियों के साथ तो नहीं गए। ओह माफ़ कीजिएगा, शायद मैंने आपको डिस्टर्ब किया मिस। अरे ये बात नहीं है, मैंने इसलिए नहीं कहा था। सुनिए ना प्लीज़, यकीन करें मैंने इसलिए नहीं कहा था। कोई बात नहीं खातून, शायद आपको ये बात मालूम ना हो कि मैं नवाब साहब का मुलाजिम हूँ, और आप जानती हैं कि मुलाजिम आकाओं की बात में दखल अंदाजी नहीं करते। आप हमारे साथ आइए ना प्लीज़। बाबरा एकदम नरम पड़ गई। हाँ हाँ, आ जाओ लड़के। दरअसल बाबरा को परिंदों के शिकार से बड़ी दिलचस्पी है, फिर कुछ शुगल भी रहेगा। आप क्या शिकार करेंगे मिस? बस जो कुछ भी मिल जाए। आए देखते हैं, मुमकिन है इस तरफ कुछ शिकार हो। हम चल पड़े। टोबो का ख्याल भी दुरुस्त था। झील पर हमने कई चीतल देखे जिन्हें नहायत आसानी से शिकार किया जा सकता था। हमें देखकर वो छुप गए थे। ओह, ये जगह तो बहुत खूब है। मेरा ख्याल है तुम यहाँ शिकार खेल सकोगी बेबी। कोशिश करती हूँ डैड, बाबरा ने कहा और गन लेकर तैयार हो गई। फिर उसने निशाना लिया और फायर कर दिया, लेकिन उसका कोई निशाना नहीं था। तमाम परिंदे उड़ गए और वो खिसियावे अंदाज में मुझे और हेगले को देखने लगी। कोई बात नहीं बेबी, दोबारा कोशिश करो। दरअसल मेरा निशाना कोई ख़ास नहीं है। ठीक है मिस, पर आप दोबारा कोशिश करें। उसने एक बार फिर कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। नहीं होगा डैडी। ओहो, क्यों नहीं होगा? कोशिश करती रहो, ना हो तो तफरीह सही। नहीं नहीं, खामखा शर्मिंदा होने से क्या फ़ायदा? अरे इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है मिस, बराए करम एक कोशिश और कीजिए। मैंने ज़रूरत से ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी का मुजाहरा की और बाबरा की पुश्त पर पहुंच गया, और फिर दोनों शाने पकड़कर मैंने उसकी पुश्त अपने सीने से लगा और गन ठीक तौर से उसके हाथों में थमा दी, और फिर परिंदों की एक टोली को ताकते हुए कहा, नाल के नीचे मेरा हाथ रहेगा, आप शस्त्र लें और जब मैं कहूँ तो ट्रिगर दबा दें। अच्छा, चरे वाले कारतूस है ना? जी ठीक है। हाँ तो एंगल दुरुस्त कर लें। ठीक, उधर नीचे। ओके फायर। बाबरा ने ट्रिगर दबा दिया। 5 काज़ें फड़फड़ाती हुई नीचे गिरी और बाबरा के हलक से खुशी से एक सुरीली चीख निकल गई। ओह माय गॉड, 5! हम तेजी से दौड़े और हमने काज़ें ज़िबा कर डाली। वो बेहद खुश थी। आप तो बड़े माहिर निशानाबाज हैं मिस्टर सरफराज, लेकिन शिकार तो आपने किया है। ओह नहीं, सिर्फ गन मेरे हाथ में थी। दरहकीकत तो ये बहुत आगे की बात है कि दूसरों के हाथों से उम्दा निशाना लगाया जाए, और इसका मतलब यही है कि सरफराज एक ज़बरदस्त शिकारी है। प्रोफेसर ने कहा। प्रोफेसर, मेरी दरख्वास्त है कि ये बात दूसरों तक ना पहुँचे। क्या मतलब? मेरी नौकरी जाती रहेगी जनाब। अरे ऐसी क्या बात है? बस मेरी दरख्वास्त है। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन अजीब बात है मिस्टर सरफराज, एक बार फिर प्लीज़। ज़रूर मिस, आइए। और इस बार वो पूरे दिल जमाई से मेरे सीने से लगी। फिर भला निशाना खाली क्यों जाता? बारबरा का मारे खुशी के बुरा हाल था। कसम से डैडी, अब मुझे सब कुछ कितना आसान मालूम होने लगा है। प्रोफेसर हैगले, ये लोग जो शिकार को गए हैं ना, मेरी पेशन गोई है, शिकार करके नहीं ला सकेंगे। क्यों? जैसा कि ये इलाका है, वहाँ शिकार करने के लिए एक मखसूस तकनीक होती है, शायद ही किसी को मालूम हो। मुमकिन है भाई,
लेकिन ये तो जाने वालों के लिए बड़ी शर्म की बात होगी। मेरी एक तजवीज़ है। वो क्या? क्यों ना हम परिंदों की इतनी मिक़दार जमा कर लें जो सबके लिए काफ़ी हो। ओह, क्या ये मुमकिन है? क्यों नहीं? क्यों मिस बाबरा? हाँ, जब 2 फायरों में हम 1 दर्जन परिंदे शिकार कर सकते हैं तो ये बात नामुमकिन तो नहीं है। लेकिन अगर शिकार मिल ही गया तो तब भी तो ये गोश्त काम आ सकता है जनाब। वेरी गुड, तब हम अपना काम करते रहेंगे और वो लोग अपना। हम ये गोश्त उसका ज़ाहिर करेंगे जब वो अपनी नाकामी का ऐलान कर देंगे। तब तो तैयार हो जाइए मिस्टर हेगले। मैं तैयार हूँ। और फिर उसके बाद दिलचस्प मशगला शुरू हो गया। शॉर्ट गन बाबरा के ही पास थी और अब वो उसे मेरे हाथ में देना भी नहीं चाहती थी। मैंने महसूस किया था कि मेरे सीने से लगते वक्त उसकी कैफियत बदल जाती थी। प्रोफेसर कसाई की पोस्ट संभाल चुके थे और निहायत नफासत से परिंदे साफ करके रखते जा रहे थे। हम एंगल बदल बदल कर शिकार करते रहे और क्या मजा कि कोई बार खाली गया हो। परिंदों का ढेर जमा होता जा रहा था। फी आदमी 4 परिंदों का हिसाब लगाया गया था। ज़रूरत से ज़्यादा शिकार करना बेकार था। अब सूरत हाल ये थी कि मैं और बाबरा प्रोफेसर से काफ़ी दूर एक आड़ में परिंदों की घात में बैठे थे। परिंदे अब होशियार हो चुके थे, इसलिए ज़रा देर लग रही थी। यहाँ से प्रोफेसर नज़र भी नहीं आ रहा था। तब बाबरा ने अफसोस निगाहों से मेरी तरफ देखा और बोली, एक बात बताओ सरफराज, मुझे कबूल कर लोगे? मिस बाबरा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, चाहने लगी हूँ तुम्हें। बाबरा ने अपनी बाहें मेरे गर्दन में डाल दी। तभी डॉक्टर हेगले की आवाज़ आई, अरे भाई, कहाँ चले गए तुम लोग? वो जल्दी से मुझसे अलहदा हो गई। मैंने सुकून का सांस ली। मैं इन हुदूद से बचना चाहता था। वो मुमकिन नहीं था, लेकिन जब तक मुमकिन हो सके। बहुत देर हो रही भाई, कोई बात नहीं बनी। प्लीज़ डैडी, खामोश हो जाइए, बाबरा ने कहा और परिंदों की डार की तरफ शस्त बांधने लगी। फिर उसने मेरे सहारे से फायर किया। नाकामी का सवाल ही नहीं था। भाई, तुमने तो थोड़ी देर में से एक्सपर्ट कर दिया है। डैडी, अभी तो मिस्टर सरफराज से हमारा काफ़ी साथ रहेगा। मैं इनसे निशानेबाजी सीखूंगी। क्या ज़रूरी है कि सरफराज तैयार हो ही जाए? मैं इन्हें तैयार कर लूंगी। उसने शरारत से मेरी तरफ देखते हुए कहा और मैंने दिल ही दिल में एक ठंडी सांस भरी। हमने झील के किनारे कई घंटे गुजारे। फिर यह तय हुआ कि गोश्त यहीं छुपा लिया जाए और वापस चलकर उन लोगों का इंतजार किया जाए। पत्तों का एक बड़ा बर्तन सा बनाकर साफ किए हुए परिंदे उसमें रख दिए गए और फिर हम वापस पहुंच गए। टोबो का ख्याल दुरुस्त था। शिकारियों की टोलियां मुंह लटकाए वापस पहुंच रही थी। अलबत्ता नवाब साहब वापस आए तो एक छोटा सा हिरन उनके साथ था और वो उस शिकार पर शर्मिंदा थे। इससे तो बेहतर था कि परिंदों का शिकार किया जाता, प्रोफेसर हेगले ने कहा। जी हाँ, परिंदे तो जैसे आसमान से टपक रहे हैं ना। डॉक्टर मैकार्ड जलकर बोला, भाई ये शिकारियों की बातें हैं डॉक्टर, तुम क्यों इसमें दखल दे रहे हो? हेगले मुस्कुराया, तो तुम शिकारी हो, यकीनन, तुम्हें शुबा है क्या? तो है प्यारे शिकारी, इतने लोगों के लिए परिंदों को आसमान से उतार ला। कर्नल डिक्सन ने कहा, तो अभी लो। बाबरा बेटे आओ, और तुम लोग भी। प्रोफेसर ने सयाफामों से कहा और सब उन्हें हैरत से देखने लगे। बहरहाल सयाफामों के अलावा किसी ने उसके साथ जाने की कोशिश नहीं की। मैं लापरवाह सा एक सिंक में खड़ा था। ये क्या बक रहा है? कर्नल ने कहा, पता नहीं क्या हो गया बेचारे को, सुबह तक तो बिल्कुल ठीक ठाक था। फिर सब हेगले की वापसी का इंतजार करने लगे। दूर से हेगले को आते देखकर सब उछल पड़े। सयाफाम गोश्त का जखीरा उठाकर ला रहे थे। अरे ये क्या? पता नहीं। सब हैरान थे। अब प्रोफेसर हेगले फखर से सीना फुलाए उनके दरमियान पहुंच गया। सब लोग परिंदों को देखने के लिए टूट पड़े। सब लोग हैरान थे। ये कहाँ से है प्रोफेसर? शिकार किए हैं। कहाँ से? कब? इन टीलों के दूसरी जानिब झील है। और प्रोफेसर ने मेरी जानिब देखा, फिर बाबरा की तरफ। मेरे साथ एक माहिर शिकारी मौजूद है। ओह, कौन प्रोफेसर? मैकार्ड ने दिलचस्पी से पूछा। नवाब साहब ने फौरन मेरी जानिब देखा, लेकिन मैंने जानबूझकर रुख दूसरी तरफ कर लिया। मेरी बेटी बाबरा, हेगले ने जवाब दिया और बाबरा का चेहरा खुशी से खिल उठा। सब लोगों ने यकीन कर लिया था और वो खामखा सरबुलंद हो गई थी। दूसरी लड़कियां उस पर रश्क कर रही थी। मैंने देखा कि कौसर का चेहरा सद गया है। बहरहाल दुख तो हुआ, लेकिन मैं खुद भी यही चाहता था। मेरा अंदाजा था कि नवाब साहब और कौसर को यह शुबा जरूर होगा कि परिंदों के शिकार में मेरा भी हाथ है। बहरहाल सयाफाम मुलाजिम गोश्त की तैयारी में मसरूफ हो गए और बाकी लोग अपने अपने ट्रॉलर्स में चले गए। मैं भी यूं ही टहलने के से अंदाज में एक तरफ बढ़ गया। अचानक ही मेरी निगाह एक ट्रॉलर के अकब में उठ गई। मैं कौसर के लिबास का रंग देख चुका था। वो शायद किसी से बातें कर रही थी। मैंने खुद भी एक आड़ में खड़े होकर उसे देखा। बूढ़ा कास्त्रो था। कौसर कह रही थी, अंकल, इस बाबरा ने तो कमाल कर दिया। ये सारे परिंदे उसने शॉटगन से शिकार किए हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात तो उनकी तलाश थी, लेकिन इतने परिंदों का शिकार भी तो कोई मामूली बात नहीं है। बेशक, आप तो यही मौजूद थे अंकल। हाँ, क्या आपने उन्हें जाते देखा था? ना सिर्फ देखा था, बल्कि शॉटगन के फायरों की आवाज़ें भी सुनता रहा था। वो दोनों बाप बेटी तन्हा थे। आज शायद उनके साथ वो भी था जो तुम्हारे साथ। मेरा मतलब वो नौजवान।
जो शतरंज बहुत अच्छी खेलता है। तुम्हारा साथी तो है ना, सरफराज? हाँ हाँ, यही नाम है उसका। अच्छा अंकल। कौसर आगे बढ़ गई और मैंने एक गहरी सांस ली। गोया कौसर के शुबे की तस्दीक हो गई। अब उसे सोचने में कोई हिच नहीं था कि परिंदों का शिकार मैंने किया है, और वो ये भी सोच सकती थी कि मेरे किए हुए शिकार को अपने नाम से मंसूब करने की हिम्मत बारबरा को बिला वजह नहीं हुई होगी। दोपहर के खाने में भुने हुए परिंदों ने लुत्फ पैदा कर दिया। मिकदार इतनी थी कि सबको काफ़ी हुई। सभी मौजूद थे खाने पर, और हर शख्स बार बार बारबरा की तारीफ कर रहा था, और उस लजीज दावत पर सबने उसका शुक्रिया अदा किया। नवाब साहब और कौसर बिल्कुल खामोश थे, क्योंकि उन दोनों को भी शिकार की असलियत मालूम थी। फिर नवाब साहब ने खाना खत्म होने के बाद तकरीर के अंदाज में कहा, मैं डॉक्टर मैकार्ड से दरख्वास्त करता हूँ कि आज का पूरा दिन इसी जगह गुजारा जाए। ये इलाका बहुत खूबसूरत है। हम कल सफ़र शुरू करेंगे। यूँ भी अब काफ़ी शाम हो चुकी है, मुमकिन है हमें यहाँ से उम्दा जगह ना मिल सके। ठीक है, अगर सबकी यही मर्जी है तो कोई हर्ज नहीं। और उस प्रोग्राम पर किसी ने एतराज़ ना किया, चनाचा यहाँ ठहरने का प्रोग्राम तय पा गया। और साथियों, ये तो रहा क़याम का प्रोग्राम, लेकिन अब मसला यही है कि खाने का बंदोबस्त क्या होगा। मेरा ख्याल है कि हम प्रोफेसर की साहिबजादी से दरख्वास्त करें कि वो फिर परिंदों का शिकार करें। नवाब साहब बोले, ओ अब ये मुमकिन नहीं अंकल, दरअसल मैं। तो फिर? नवाब साहब ने उसे माफ़ कर दिया। फिर रात के खाने की क्या रहेगी? गोश्त तो खत्म हो गया है। हाँ, लेकिन साहिबो, मेरे कब्जे में एक जिन है। क्या मैं उससे दरख्वास्त करूं कि वो हमारे लिए हिरन शिकार करके लाए? क्या मतलब नवाब साहब? शिकार का गोश्त? पर इस इलाके में शिकार नामुमकिन है। अहमद ने कहा, वजह या सैयदी, तुम लोग क्या जत मारने गए थे? हम में और जिन में तो फ़र्क है ना। तो फिर निकालो उस जिन को बोतल से, हमारा भी तारुफ हो जाए। आप सबका तो उससे तारुफ है, आप जानते हैं वो शतरंज में सबको हरा देता है। ओह। सब निगाहें मेरी तरफ घूम गई। मिस्टर सरफराज, क्या वाकई शिकार की बात संजीदगी से कही गई है? जी। तो मैं इस जिन को हिदायत करूं? कर्नल ने कहा, जरूर। तो है जिन, जाओ 10-12 हिरन शिकार करके ले आओ। नवाब साहब बोले और सब हंस पड़े। मुझे एक जीप दे दी जाए। ठीक है, किसी भी ट्रॉलर से अलग कर लो। टोबो, तुम मेरे साथ आओ। मैंने उस तजुर्बेकार से आफाम को साथ लिया और हम चल पड़े। टोबो गहरी निगाहों से क़ुर्ब जवाल का जायजा ले रहा था, और फिर उसने मेरा शाना दबाया। मास्टर, शिकार? मैंने पूछा, और ये दरहकीकत टोबो की तेज निगाहें थी जिन्होंने झाड़ियों के अंदर छुपे हुए हिरणों के जोड़े को देख लिया था। गुड टोबो, इनमें से बचना नहीं चाहिए किसी को। एक एक मास्टर, टोबो ने राइफल संभालते हुए कहा, और मैंने गर्दन हिला दी। हम दोनों की राइफलों से 2 फायर हुए और दोनों हिरण ढेर हो गए। हम दोनों छुरियां लेकर दौड़े, हिरणों को ज़िबा किया, जीप में डाला। मेरे चेहरे पर मसरत की सुर्खी दौड़ गई थी। अब तो पूरी पूरी उम्मीद बन गई थी। मास्टर, तुम्हारा निशाना वाकई बहुत शानदार है। बड़े एतमाद से गोली चलाते हो। ओह मास्टर, देखो, मैंने कहा था ना, शिकार बहुत है लेकिन चालाक है। टोबो ने एक तरफ इशारा किया। एक हिरन झाड़ी से निकलकर भागा और फिर दूसरी झाड़ी में रूपोश हो गया। टोबो ने गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने उससे कहा कि वो चलता रहे, और फिर चस्ट लेकर फायर कर दिया। हिरन उछलकर झाड़ियों से बाहर गिरा और टोबो ने मेरे हाथ चूम लिए। चलो टोबो, इसे ज़िबा कर ले। वो खामोशी से नीचे उतर गया। ना जाने क्यों वो सियाफाम खामोश हो गया। हम दोनों हिरन ले आए और फिर चल पड़े। मैंने कई बार टोबो की सूरत देखी, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। टोबो। जी मास्टर। क्या बात है, तुम खामोश क्यों हो गए? कुछ सोचने लगा हूं मास्टर। क्या? मास्टर, तुमने जिंदगी में कभी सफ़ेद हाथी का शिकार किया है? सफ़ेद हाथी? हाँ, जिसके बदन पर एक भी स्याह धब्बा ना हो। मैंने तो देखा तक नहीं है। ओह अच्छा, ये बताओ, अगर वो तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम उसे शिकार करने की हिम्मत रखते हो? क्यों, उसके शिकार में कोई खास बात है क्या? नहीं, सिवाय इसके कि वो हाथी होने के बावजूद लोमड़ी की तरह चालाक होता है। ओह, अगर कभी सामना हुआ तो देखेंगे टोबो। तुम उससे खौफज़दा तो नहीं होगे? खौफ? इस नाम की किसी चीज़ को मैं नहीं जानता। ठीक है मास्टर, मगर ये सफ़ेद हाथी का तस्करा कहाँ से निकल आया? मास्टर, अफ्रीकी फ़नून हर्ब से भी कोई वाक़ियत है तुम्हें? नहीं, मैं अफ्रीका पहली बार आया हूँ। मेरी एक दरख्वास्त है। बोलो। अगर तुम पसंद करो तो मैं आपको नेज़ेबाजी, कुल्हाड़ी चलाना सिखा दूँ। यहाँ जंगली कबाइल में इसकी बहुत ज़रूरत है। इन हथियारों का माहिर बड़े कदर की निगाह से देखा जाता है। मेरे अंदर दिलचस्पी की एक लहर पैदा हो गई। मैं खुद इन मामलात में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेता था। क्या तुम ये सब कुछ मुझे सिखा दोगे टोबो? मैं जिस कदर जानता हूँ। वो मुझे कौन सी जंगली कबाइल में ज़िंदगी बसर करना थी, लेकिन बहरहाल मुझे उन फ़नून से दिलचस्पी थी। मैं तुमसे ज़रूर सीखूंगा टोबो, मैं खुशी से सिखाऊंगा मास्टर। फिर हमने कुछ हिरन और शिकार किया। क्या ख्याल है टोबो, ये काफ़ी होंगे? काफ़ी से भी ज़्यादा मास्टर, इतना कौन खाएगा? तो चलो वापस।
टोबो ने जीप मोड़ दी। मैं किसी सोच में डूबा हुआ था। फिर मुझे टोबो की अनोखी बात का ख्याल आया। टोबो, जी मास्टर, तुमने कभी सफेद हाथी का शिकार किया है क्या? आपसे 8 साल कबल की बात है। कोशिश की थी और नाकाम रहा। तब अपनी महबूबा से भी हाथ धोना पड़ा और बिरादरी से भी। अरे ऐसा क्यों? मेरा ताल्लुक डाबो से है मास्टर। हमारे कबीले की यही रस्म है। बड़े बड़े सूरमा सफेद हाथी के शिकार का तस्वुर भी नहीं करते। बड़ी से बड़ी चीज छोड़ देते हैं। कबीले की सरदारी उस आदमी को मिलती है जो सफेद हाथी का शिकार कर चुका होता है। ओह, इस किस्म की कहानियां मैंने पहले बहुत सुनी। मुझे उनसे बहुत दिलचस्पी थी। आज इन्हीं कहानियों का किरदार मेरे नजदीक मौजूद था। तो तुमने सरदारी के लिए कोशिश की थी? नहीं मास्टर, मैं सिर्फ तोरासा का ख्वाहिशमंद था। वो कौन है? मेरी महबूबा। ओह, तो तुम उसे हासिल नहीं कर सके? नहीं मास्टर। फिर तोरासा ने क्या कहा? कुछ नहीं, वो मुझसे नफरत करने लगी थी। ऐसा क्यों? यही रस्म है। नफरत करने की भी रस्म है? हाँ, मैंने उससे मोहब्बत की, उसका ऐलान किया। तब उसके बाप ने मुझसे फरमाइश की कि सफ़ेद हाथी का शिकार करूं, वरना उसकी बेटी की मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाऊं। और यूँ समझो मास्टर, सफ़ेद हाथी का शिकार सरदारी के लिए किया जाता है। और जब इंसान सरदार बन जाए तो कोई भी औरत हासिल कर सकता है। लेकिन तुम्हारे जियाले टोबो ने ऐलान किया कि वो सफ़ेद हाथी का शिकार करेगा और मुस्तकबिल में सरदारी कबूल नहीं करेगा। मुस्तकबिल में सरदारी? हाँ मास्टर, ये भी हमारे कबीले की रस्म है। सफ़ेद हाथी का शिकार आम लोग तो करते नहीं। कबीले के लोग अपने बच्चों को तैयार करते हैं। बचपन से उन्हें निडर और माहिर शिकारी बनाने की कोशिश करते हैं। फिर जब वो जवान होते हैं तो ऐलान कर दिया जाता है कि सफ़ेद हाथी के वो शिकारी हैं। एक छोटा सा जश्न मनाने के बाद उन्हें सफ़ेद हाथी की तलाश में भेज दिया जाता है। और फिर उनमें से बहुत कम वापस आते हैं। कामयाब तो एक आध ही होता है, और जो कामयाब होता है उसकी बहुत बड़ी हैसियत होती है बस्ती में। यूँ समझो, वो सरदारी के लिए नामजद होता है, बशर्ते ये कि उसका कोई मुकाबिल ना हो। मुकाबिल? हाँ, कभी कभी कई नौजवान सरदारी के लिए होते हैं। ओह, ऐसी शक्ल में क्या होता है? मुकाबला? क्या मतलब? उन तमाम उम्मीदवारों में मुकाबला होता है और फिर उनमें से जो भी बच जाए। ओह, फिर क्या हुआ टोबो? बस कुछ नहीं मास्टर, मैं शिकार नहीं कर सका और मुझे बस्ती छोड़नी पड़ी। निकाल दिया क्या मुझे बस्ती से? यूँ भी मुझे वापस जाना ही नहीं था। ये भी रिवायत थी? हाँ। वो बातें कर रहा था और जीप भी ड्राइव कर रहा था। हम कैंप पहुंच गए। दूर से ही हमारी जीप देख ली गई। बाकी बातें फिर होंगी टोबो। और हाँ, मैं तुमसे तुम्हारे फ़नून ज़रूर सीखूंगा। टोबो हाजिर है मास्टर। टोबो की दिलचस्प कहानी मेरे जहन में चकरा रही थी, लेकिन मुझे इस्तकबाल करने वालों की तरफ मुतवज्जो होना पड़ा। सबके चेहरों पर तजस्सुस था। हमें गए हुए ज़्यादा देर भी नहीं हुई थी। वो लोग सोच रहे थे कि शिकार आ गया है और फिर सभी जीप की तरफ दौड़े। उन लोगों ने जीप में हिरन रखे देखे तो चीखो पुकार मचा दी। मैं और टोबो मुस्कुराते हुए नीचे उतर आए। कमाल हो गया, देखा, मैं ना कहता था कि मशरक़ का जिन है। नवाब साहब बोले। ये देखकर तो भाई इस बात पर यकीन आने ही लगता है, कर्नल डिक्सन ने कहा। रात खाना खाने के बाद मैं खूब गहरी नींद सोया। मुझे मालूम नहीं कौन कब आया कब गया। सुबह को दिन चढ़े आँख खुली, बाहर निकल कर देखा तो सारे लोग तैयारियां कर रहे थे। आज तेजी से और ज्यादा सफर करने का इरादा था। टोबो मुस्कुराता हुआ मेरे पास पहुंच गया। मुझे अपने साथ रखिएगा मास्टर, आपके साथ सफर का लुत्फ आता है। ठीक है टोबो, मुझसे खिदमत लेते रहा करें मास्टर, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ। शुक्रिया टोबो, मैं खुद भी तुम्हारी तरह हूँ। हाँ, तुम्हारी मोहब्बत का शुक्रिया। अरे भाई सरफराज मियाँ, जल्दी करो, नाश्ते की तैयारियां मुकम्मल हैं। आज सफ़र बहुत तेज़ किया जाएगा। नवाब साहब की आवाज़ सुनकर हम दोनों चौंक पड़े। अच्छा मास्टर, ख्याल रखना। ओके टोबो। मैं जल्दी से नवाब साहब के पास पहुंचा। बस आज इरादा है कि दिन भर तेज़ रफ्तारी से सफ़र किया जाए। मेरे ख्याल में ये उम्दा तरीका है। सफ़र किया जाए तो पूरी रफ्तार से, और फिर जहाँ दिल चाहे आराम कर लिया जाए। बिल्कुल ठीक है जनाब। सरफराज? जी नवाब साहब। भाई बता दो मुझे। जी? मैंने कहा बता दो, अब क्या हो गया? मैं समझा नहीं नवाब साहब। ये कौसर को क्या हो गया? मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ? भाई अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वो ठीक हो जाएंगी नवाब साहब, फिक्र की क्या बात है। कैसे भाई? अब उसे माकूल हो जाना चाहिए। यह लड़पन कब तक चलेगा? दरअसल मैंने उसे बड़े नाजो नम में रखा है। मेरे लाड प्यार ने उसके मिजाज में अजीब कैफियत पैदा कर दी। वैसे तुमने उसके किरदार के बारे में क्या अंदाजा लगाया? इंतहाई ठोस और मुतमईन कुन। बस ज़रा तबीयत की कैफियत, वो ठीक हो जाएगी नवाब साहब। उसके बारे में फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिक्रमंद नहीं हूँ, बस चाहता हूँ कि वो ऐसी ना रहे। वो ठीक हो जाएंगे। अपलोड्स के नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटे के निशान को दबाना ना भूलें।